नमस्कार। आप इंडिया न्यूज लाइव देख रहे हैं और मेरा नाम हरेंद्र कुमार है। अभी हम लोग मौजूद हैं फॉरबिसगंज में और हमारे साथ अभी मौजूद हैं आदर्श गोयल जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और अभी खास करके जो है ये काफी मतलब इनका नाम प्रचलन में है। जब से ये धरना प्रदर्शन हुआ है प्रशासन और नगर परिषद के बीच द्वारा जो एफआईआर वगैरह किया गया है उसको लेकर के काफी चर्चा में है। तो शहर में चर्चा का ये विषय बना हुआ है। तो अभी हम इनसे जानते हैं कि आखिर वहां पे क्या हुआ था और इन लोगों की क्या मांग है और क्या सच्चाई है। सबसे पहले आदर्श भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हरिंदर जी। भैया सबसे पहले शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है, आप लोग जो धरना प्रदर्शन किए थे वो मामला काफी तूल पकड़ा हुआ है। दूसरी ओर नगर परिषद जो है उसके द्वारा एफआईआर किया जा रहा है आप लोगों के ऊपर, जहाँ की लोगों का कहना है कि आखिर हम लोग शहर को टैक्स पे करते हैं, शहर को हम लोग कर देते हैं, तो हमें तो सुविधा चाहिए। तो आखिर धरना प्रदर्शन का उद्देश्य क्या था? देखिए हरिंदर जी, मैंने पहले भी कहा था, धरने के दौरान भी कहा था कि हमने जो धरना दिया था, या हम जितने भी युवा उस धरना में बैठे थे, हम में से कोई आंदोलनकारी वहां नहीं था। हम में से सब व्यापारी वर्ग के ही लोग वहां पे थे, जो अपने व्यापार से और समाज में सामाजिक कार्य से साहूकार रखते हैं। हाँ, आपने सही कहा कि अभी मैं चर्चा का विषय हो रखा हूँ, लेकिन किसी सही चीज के लिए नहीं। हमने जो किया वो सही था, लेकिन चर्चा का विषय गलत कारणों से हमें बना दिया गया, क्योंकि प्राथमिकी हमारे खिलाफ दर्ज है, उसमें मैं नामजद हूँ। हमारा जो धरना था वो एक शांतिपूर्ण धरना था। ऐसा नहीं है कि शहर में समस्या कोई नहीं आई। कई ऐसे कलवट बने हुए हैं, कुछ नगर पालिका के द्वारा, कुछ और एजेंसीज के द्वारा, जिसमें आए दिन एक्सीडेंट की घटनाएं घटती हैं। चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग हों, उनको इसको सहना भी पड़ता है। हमारे भी संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं पहले भी रही हैं। पर आप इसे जोक संजोग कह लीजिए, या आप इसे नियति कह लीजिए, कि जब संदीप गोलछा जी का उस दिन रात में एक्सीडेंट हुआ और सब युवा रात में पहुंचे रेफरल, और उनके हालात को अपने आंखों से देखा, तो कहीं ना कहीं वो एक वेकअप कॉल की तरह उसने काम किया। और सभी ने डिसाइड किया कि नहीं, अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आवाज जोड़ों तक पहुंचे और सही जगह पहुंचे। इसलिए हमने एक शांतिपूर्ण धरना का आह्वान किया। और शांतिपूर्ण धरना का उद्देश्य यही था कि शहर में जो विभिन्न मार्गों की दुर्दशा हो रखी है, शहर जो मौत का कुआं बन रखा है, आप बाइक चला रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कहाँ अजीब सा बम्पर आ जाएगा या स्पीड ब्रेकर आ जाएगा और आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, उससे शहर को निजात मिले। अच्छा सर, प्रथम हम जानना चाहेंगे अभी आप हैं कहाँ पे, मतलब कि हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, हम जैसे बता दें दर्शक को कि आप फॉरबिसगंज में नहीं है, जिस कारण से आपका इंटरव्यू हमको जूम पे करना पड़ रहा है। अभी कहाँ हैं आप बता सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो। नहीं नहीं, इसमें मुझे छुपाने की कोई बात नहीं है। मैं पारिवारिक कार्य से, मेरे बेटे का मुंडन है, उसके लिए मैं हमारे कुल देवता के मंदिर आया हुआ हूँ, और इसीलिए मुझे जूम के माध्यम से आपसे जुड़ना पड़ रहा है। अच्छा एक ही बताइएगा, ये जो धरना प्रदर्शन था शहर में, कहा जा रहा है, चर्चा का विषय है कि क्या ये मारवाड़ी समुदाय का था या फिर क्या था? अच्छा, वो आपने ये सवाल मुझसे पूछ लिया हरिंदर जी, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जब मैंने इस धरना के लिए आवेदन दिया था, क्योंकि आवेदनकर्ता मैं ही था, वो चिट्ठी मैंने ही हम्म। लिखकर एसडीओ साहब को दी थी, तो मैंने किसी बैनर तले उसको नहीं लिखा था। हम चाहते तो मारवाड़ी युवा मंच हमारा बैनर है, जिसके तहत हम कई कार्य करते आए हैं। लेकिन क्योंकि हमारा हम्म। मानना था ये सहोकार का मैटर है, ये पूरे समाज का मैटर है, ये पूरे शहर का मैटर है, मुद्दा है, तो इसको किसी एक समुदाय से तो जोड़ा ही नहीं जा सकता। इसलिए हमने किसी बैनर तले इस आंदोलन को नहीं किया था। आंदोलन वाले दिन भी मैंने ये स्पष्ट किया था कि एक्सीडेंट जो होता है वो किसी एक समुदाय का नहीं होता है, किसी धर्म या जाति को देखकर नहीं होता। एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है। मैंने अपने लाइव के थ्रू भी जब लोगों को आह्वान किया था कि आप आइए और इस धरने से जुड़िए, तो किसी एक समुदाय विशेष को नहीं किया था, और अलग अलग समुदाय के लोग भी वहां आए थे। पर किन्हीं भी कारणों से इसको रूप जो दे दिया जा रहा है, मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा आपके माध्यम से। अभी सुनने को आ रहा है मारवाड़ी वर्सेस बिहारी, या मारवाड़ी वर्ड पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। मुझे एक बात समझ में बिल्कुल। नहीं आता, मैं आपसे भी पूछूंगा, ये बिहारी क्या है? क्या ये कोई जात है? क्या ये धर्म है? या बिहार में जो लोग रहते हैं वो बिहारी होते हैं?
बिहार में जो लोग रहते हैं मुझे लगता है हरिंदर जी वही बिहारी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हंड्रेड तो परसेंट आप मुझे अगर यहाँ से लगता है कि विगत, हाँ बोलिए बोलिए। बिहार में जो रहते हैं उसको बिहारी कहा जाता है, और हम लोग बाहर जब जाएंगे, चाहे वो मारवाड़ी हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, बिहारी मतलब कहने का सेंस है कि हम हाँ बिहार में तो रह रहे वही, हैं और बिहारी कहते हैं। हाँ तो विगत 100 वर्षों से ऊपर हो गया है हरिंदर जी हमारे परिवार को फॉरबिसगंज की धरती में, बिहार की धरती में रहते हुए। 1944 से हमारा परिवार जो है वहाँ व्यापार कर रहा है और वहाँ कर भी दे हाँ रहा तो है, वहाँ अपना सामाजिक योगदान भी दे रहा है, सामाजिक कार्य भी कर रहा है। हमारे समाज के 600 से ज्यादा परिवार हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने वहाँ बिता दिया, कई तरह के व्यापार कर रहे हैं, कई धर्मशालाएं हमारी हैं, हम हमेशा से वहीं रहे। और आज भी अगर कोई आदर्श गोयल का परिचय पूरे भारत में, पूरे विश्व में, गोयल निवासी फारबिसगंज बिहार कहलाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि मारवाड़ी हो सकता है, पर मेरी अस्मिता जो है वो बिहारी है, और मेरे अस्तित्व को टारगेट करके मेरी अस्मिता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। आदर्श गोयल तो बिहारी रहेगा। अच्छा, एक चीज बताइएगा कि जो एफआईआर हुआ है, उस एफआईआर में कहा जा रहा है क्या कि जो कार्यपालक पदाधिकारी थे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उनके साथ धक्का मुक्की किया गया, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, बड़ा दुखद बात है कि हम पे प्राथमिकी दर्ज हुई, उस बात से ज्यादा दुख है कि प्राथमिकी में लिखे गए कई सारी बातें जो है वो सरासर झूठ है। इस पर मैंने एक सोशल मीडिया वीडियो भी डाला था जब मैंने उस प्राथमिकी को पढ़ा था, क्योंकि मैं वहां पे नहीं था। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमारे तरफ से हुआ था, उसमें भी बहुत क्लियर तरीके से मेरे छोटे भाई आयुष ने भी कई तथ्य हमारे बिहाफ में रखा। आप अगर लोगों ने ऐसी मांग कोई, भी हाँ, हाँ आप लोगों ने मांग भी किया था कि अगर उसके साथ धक्का मुक्की हुआ था तो कहीं ना कहीं कुछ वीडियो होगा, कुछ होगा। देखिए, सारा खेल यहाँ पे वीडियो का हो रखा है, सारे तथ्य यहाँ पर हम्म। वीडियो के बेसिस पर है। तो हमारा कहना हाँ। है कि जब किसी भी तरीके से आज सोशल मीडिया पे इतने सारे वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, हमारे पास कई हम्म। वीडियोज हैं, हमें तो कहीं भी ईओ साहब के साथ कोई धक्का मुक्की होती हुई नहीं नजर आई। हाँ, गो बैक हम्म। का नारा हमने जरूर लगाया था, क्योंकि ईओ साहब ने जब ये कहा कि हमें, मुझे तो 3 महीने ही हुए हैं और 3 महीने में अभी तक मैं फारबिसगंज के सभी रोड और गलियों को नहीं जान पाया हूँ, वहां नहीं जा पाया हूँ, तब हमें लगा कि सर, जब आप अभी तक फारबिसगंज शहर को ही नहीं समझ पाए हैं, या जब आप इस कलवट के माध्यम के बारे में बात नहीं करके बाकी सब बातें कर रहे हैं, तो आपका रहने का यहाँ कोई औचित्य नहीं है। आप किसी ऐसे को भेजिए जो हमारी समस्या का हल निकाल सके। तो उसके लिए गो बैक के नारे लगे और ईओ साहब वहां से चले गए, और ये वीडियो में दिख भी रहा है। लेकिन अगर नगर पालिका के पास, मैंने पहले भी कहा, इतनी हाईटेक सीसीटीवी कैमरा फैसिलिटी है, जिसमें संदीप गोलछा के बाइक की स्पीड 70 किलोमीटर के आसपास दिख गई उनको, तो उसी कैमरे से देखकर वो दिखा दे वो क्लिप जहां ईओ साहब को धक्का दिया जा रहा है या उनको खदेड़ा जा रहा है। अच्छा, ये 70 का जो स्पीड बताया जा रहा है, ये कहाँ से ये बात आया है? 70 का स्पीड ये कौन कह रहा है और कैसे कह रहा है? ये चीज देखिए, समझ से ये परे है बात क्या, शहर नगर में पता नगर नहीं चल रहा है? नगर पालिका ने एक बैठक की, और हमें बड़ा हाँ। अच्छा लगा कि इतने गंभीर मुद्दे पर नगर पालिका ने एक आह्वान किया। लेकिन आश्चर्य ये हुआ कि उस बैठक में संदीप गोलछा के प्रति सहानुभूति कम दिखी, और कहीं ना कहीं उन्हें दोषी करार देने का ज्यादा कार्य होता हुआ दिखा। ये 70 किलोमीटर की बात उन्हीं के बैठक में आई, और इस 70 किलोमीटर की बात उनके हमारे खिलाफ जो प्राथमिकी दर्ज है कहीं ना कहीं उसमें भी मेंशन्ड है। तो ये 70 किलोमीटर की बात जो है, ये नगर पालिका या जो भी प्रशासन इसमें इन्वॉल्व है उनके तरफ से ये बात आ रही है। तो इसकी भी सच्चाई कितनी है, इसके लिए संदीप गोलछा के परिवार ने, उनकी माता ने एक ज्ञापन सौंपा है नगर पालिका से, इसका जवाब मांगा, नगर परिषद से इसका जवाब मांगा है। शहर में स्पीडोमीटर लगा हुआ है क्या कि 70 किलोमीटर है? तो कैसे है भाई, कैसे नाप लिए आप 70 किलोमीटर? हाँ। और इतना मतलब भीड़ भाड़ इलाके में, खैर ये तो जांच का विषय है। अब हम ये जानना चाह रहे थे थोड़ा सा कि आगे आप लोगों का क्या रुख है? देखिए, हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई एजेंडा लेकर चले थे। हमारा वो एक दिवसीय धरना जो था, उस समय धरना करने हम्म। के समय हमारे दिमाग में एक ही बात थी कि हमें अपनी बात को मजबूती से, तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के आगे रखना है। जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं उन तक अपनी बात को पहुंचाना है, और शहर में जो
एक होता है विकास, विकास होता है तो लोग खुश होते हैं, लोग के जीवन में सहूलियत आती है। हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है। फॉरबिसगंज दिन प्रतिदिन विकास के नाम पर कार्य तो हो रहा है, लेकिन वो लोगों के जान से खिलवाड़ करने वाला काम हो रहा है। तो इस ये जैसे इतनी जो भी कलवटें बनी है या इस तरह की जो भी सड़कें हैं, उनकी मरम्मत हो, उस पर कार्रवाई की जाए, उस पर ध्यान आकर्षित हो सरकार का, और उसको सही तरीके से काम किया जाए। और हमें आश्वासन भी उस दिन निर्वाचन पदाधिकारी अविनाश कृष्णा जो आए थे उन्होंने दिया, फिर शायद एसडीएम साहब ने ईओ साहब को एक लेटर भी दिया कि इस तरह के जो भी कलवट है उसको ठीक कराया जाए। बुडको वाला भी जो वो कलवट था जहां पर वो घटना घटी थी, उसको भी रातों रात मैंने देखा स्लोप बन गया। तो हमारी मांग तो वही थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो स्लोप से नजर हटाकर, उन कलवटों से नजर हटाकर, या एसडीएम साहब ने जो एक लेटर पारित किया था कि और कलवट को उसमें मेंशन किया था जिसको ठीक करना था, वो तो अभी तक ठीक नहीं हुए। लेकिन पूरा दमखम नगर परिषद और बाकी लोग अभी लगा रहे हैं, या जो भी इसमें इन्वॉल्व है वो लगा रहे हैं हमारे खिलाफ, प्राथमिकी को मजबूत करने के लिए या हम पे हमें अरेस्ट कराने के लिए। अच्छा, एक चीज बताइएगा, आप लोगों का जो धरना खत्म हुआ था, कैसे खत्म हुआ था, किनके कहने पे खत्म हुआ था? देखिए ये भी क्या? बड़े, मैं समझ गया आपके सवाल को। देखिए प्राथमिकी में लिखा गया है कि बाद में अतिरिक्त बल लाकर रास्ते हम्म। को खाली कराया गया और कहीं ना कहीं ये धरने को शांत कराया गया। एक्चुअली यहाँ कोशिश ये हो रही है कि एक शांतिपूर्ण धरने को कैसे हम एक आक्रोशित आंदोलन के रूप में सरकार के आगे दिखाएं, ये कोशिश नगर परिषद कहीं ना कहीं कर रही है। जो भी जिन्होंने भी कंप्लेन की है वो कर रहे हैं, जबकि जो भी लोग वहां थे, इस बात का साक्ष्य है कि ईओ साहब के जाते ही थोड़ी देर में वहां अविनाश कृष्णा जी आए, निर्वाचन पदाधिकारी है एसडीएम सर के बिहाफ में वो आए, और उन्होंने हमारी मांगों को सुना, और उन्होंने कहा कि 36 घंटे के अंदर हम इसका आप निवारण जो भी हो सकता है हम उसको करने की कोशिश करेंगे, और आपकी आगे की जो भी मांगे हैं या जो भी समस्याएं हैं आप वो एक मेमोरेंडम बनाकर हमें दीजिए, और जरूर हम इसको गंभीरता से लेंगे। और उसके बाद वो लेटर निकला भी कि कलवटों को सुधारा जाए, किया जाए। लेकिन प्राथमिकी में जब मैंने पढ़ा कि लिखा गया अतिरिक्त बल लाकर और उस रास्ते को बल क्लियर लाकर। कराया गया, तो मुझे बड़ी हंसी हाँ। आई। झूठ की एक सीमा होती है, और उस सीमा को कहीं ना कहीं सामने वाले पार कर चुके हैं। हाँ, मुझे भी याद है, क्या कि हम लोग भी वहां पे थे। और अविनाश कृष्णा जी जब आए थे, तो उन्होंने कहा था कि एसडीओ साहब ने भेजा है, क्योंकि आप लोग धरना को खत्म कर दीजिए, और हम लोग जो है इस पे कार्रवाई करेंगे, जो आपकी मांग है उसको पूरा करेंगे। क्या कहना बिल्कुल चाहेंगे बिल्कुल। आदर्श भाई आप, शहर के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं हरिंदर जी एक ही चीज कहूंगा, मुझे फॉरबिसगंज से प्यार है हरिंदर जी। मैं ना बचपन में भी यहाँ बाल विकास संस्था और कई ऐसे कार्य करता आया हूँ जो कि फॉरबिसगंज के लिए अच्छा हो, और हमें वही संस्कार भी दिया गया है। हमने अपना गांव, मैं मुझे लगता है अभी मैं अपने बच्चे के मुंडन पे आया था तो हो समय पहली बार अपना गांव देखा होगा, पैतृक गांव देखा होगा। हम अपने पैतृक गांव के रूप में फॉरबिसगंज को ही जानते हैं, बिहार को ही जानते हैं। और एक परिकल्पना थी कि फॉरबिसगंज में सुल्तान पोखर, जब हम बड़े होंगे तब तक सुल्तान पोखर इतना सुंदर हो जाएगा, लाइब्रेरी ऐसी बन जाएगी, ये चीज ऐसे हो जाएगा, सड़कें इतनी सुंदर हो जाएंगी। काम हो रहा है नो डाउट, और काम होना भी चाहिए, लेकिन काम प्लानिंग के साथ नहीं हो रहा है। एक मास्टर प्लान की परिकल्पना जो हम कई वर्षों से सुनते आए हैं, वो मास्टर प्लान आज तक हम लोग को देखने को नहीं मिल पाया। तो हम लोग यही चाहते हैं कि यार इसी शहर में रहना है, इसी शहर में हमारे बच्चे भी आगे खुशी से रहें, हमें पलायन करने के लिए मजबूर ना किया जाए। जो परिवार पहले पलायन करके चले गए चले गए, हमने अपना जीवन यहीं बिता दिया, मेरे पिताजी ने यहीं बिता दिया, मेरे दादाजी ने यहीं बिता दिया, हमने नाम कमाया यहीं से, शोहरत कमाई यहीं से, आज इसी के बदौलत खा रहे हैं। इसी शहर में खुशी से रहना चाहते हैं, पर मूलभूत सुविधाओं के लिए अब कटोरा लेकर कहीं घूमना नहीं पड़े, मूलभूत सुविधाएं को भीख की तरह हमें नहीं मांगना। आपको नहीं लग रहा है क्या कि इस मुद्दे को जो है ईओ साहब छोटा सा 2 शब्दों में सुलझा सकते थे, लेकिन इसको राजनीति का रूप दिया गया? देखिए मुझे लगता है कि जीवन में राजनीति तो हर जगह है। आप कुछ भी करने जाइए उसके अंदर राजनीति है, पर राजनीति गलत नहीं होती है, राजनेता गलत होते हैं। राजनीति तो जरूरी है, किसी भी राज्य को चलाने की नीति राजनीति है, लेकिन किसी की मंशा अगर गलत हो जाए तो सही किया हुआ कार्य भी गलत हो जाता है। ईओ साहब
को बुरा लगा, खराब लगा, ईओ साहब क्या उसके लिए प्रकलन कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की प्राथमिकी जो दर्ज की गई उसमें युवाओं को जिस तरह से नामजद किया गया और युवाओं के खिलाफ जो अनर्गल बातें लिखी गई जो सच नहीं है, ये हमें ज्यादा चोटिल कर रहा है। हमें लगता है कि इस तरह अगर किया जाएगा तो कहीं ना कहीं आवाज को दबाने की कोशिश है, या आगे कभी कोई किसी सत्ताधारी के खिलाफ खड़ा नहीं हो पाए उसकी एक परिकल्पना कहीं ना कहीं लोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये तो लोकतंत्र है, राजतंत्र तो है नहीं। और जब भी ऐसा कोई समय आया है तो किसी ना किसी ने आवाज उठाया है। आज हम युवाओं ने उठाया, कल कोई और उठाएंगे। अच्छा, एक चीज है, जो भी युवा लोग धरना में शामिल थे, जो आंदोलन कर रहे थे, सभी लोग कहीं ना कहीं वेल एजुकेटेड और अच्छे फैमिली से हैं। किन्हीं के पास फालतू समय नहीं है क्या कि जो है फिजूल का काम करे। क्या लग रहा है कि इस एफआईआर के होने से युवाओं का बल कहीं कम हुआ है? देखिए, बिल्कुल कोशिश नहीं की गई। और जब आता तो स्पीड तो कम होती है गाड़ी की। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अब जो ये समय आया है ना, ये कहीं ना कहीं युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति का समय आया है। और उनका साथ जो है, जितने भी बड़े बुजुर्ग, हमारे जितने भी अभिभावक हैं, वो भरपूर तरीके से दे रहे हैं। तो अब हमारा युवा डर के पीछे नहीं हटेगा। हमारा युवा जान रहा है कि हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन और शहर का एक एक आदमी उनके साथ है, क्योंकि उनका मुद्दा गलत नहीं है। हम कोई नशा करके कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम कोई चोरी डकैती नहीं कर रहे हैं, हम कोई पॉकेट मारी नहीं कर रहे हैं, हम कोई दारूबाजी नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं, तरीके से आवाज उठा रहे हैं और मूलभूत सुविधाओं के लिए, अपने शहर के लिए, अपने शहर के विकास के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो उसके लिए अब हम लोग को डरने की जरूरत नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे पक्ष को भी रखने की कोशिश की और हमारी बातों को भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। और मुझे पूरी आशा है कि हमारी बातों को सरकार भी समझेगी, जो भी न्यायपालिका है वो भी समझेगी, जो भी अधिकारी हैं वो भी समझेंगे, और जल्द से जल्द इस पूरे मैटर का जो है वो निष्पादन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।